नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत ही बेहतरीन एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ दोस्त। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये सीरीज कैसा लगा आपको, क्योंकि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन मैं कराने का कोशिश कर रहा हूँ इस सीरीज की मदद से। यदि आप बिहार का स्टेट का तैयारी कर रहे हो या आप कर रहे हो दोस्त बीपीएससी का तैयारी, दोनों में ये काम आने वाला है, क्योंकि इसमें मैं करा रहा हूँ ढेर सारा क्वेश्चन। जी हाँ, 2800 प्लस क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, जिसमें चैप्टर वाइज आपको कराऊंगा। और वो भी चैप्टर वाइज में आप देख सकते हैं, एक वीडियो में 1.5 घंटा के अंदर दोस्त 150 क्वेश्चन को मैं कवर करा हूं विथ फुल एक्सप्लेनेशन थ्योरी के साथ। पहला चैप्टर था इसमें जंतु जगत एवं जीवन, और दूसरा चैप्टर जो मैं पूरा करने जा रहा हूं उसका नाम है कोशिकीय संरचना। जी हाँ, 1 शॉट 2 चैप्टर है ये सेशन। घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बस शांति से देखना है, समझना है, क्योंकि थ्योरी साथ में ही हर क्वेश्चन का। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि वीडियो जब भी अपलोड हो तो आप तक पहुंच सके। बेल आइकन प्रेस करना जरूरी इसलिए है ताकि वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच सके। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं तो वीडियो नहीं पहुंच पाती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके चैनल को देख सकते हैं। बहुत सारे प्लेलिस्ट बना हुआ है, अलग अलग एग्जाम्स का तैयारी कराया जा चुका है। खासकर बीपीएससी शिक्षक से रिलेटेड जितने भी है वो सारे आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। मैथ्स हो गए, साइंस हो गए, इन चीजों का, और साथ में हिस्ट्री का भी बेहतरीन क्लासेस चल रही है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम दोस्त रोहित कुमार हुआ। और जैसे आप आज एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए परेशान है, वैसे मैं भी परेशान था, लेकिन मैं गवर्नमेंट जॉब ले लिया। और मैं 2009 से ही दोस्त पढ़ा रहा हूं। और मैंने कैसे जॉब लिया मैं आपको धीरे धीरे करके सारी बात समझा दूंगा। और मेरे यहाँ से मैं ही नहीं, बहुत सारे बच्चे अपने ड्रीम जॉब आज कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बीएससी कर रखा हूँ, बीएड कर रखा हूँ और एमएससी कंप्लीट कर रखा हूँ। अच्छे से गाइड करूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी बात पढ़ाऊंगा ऑथेंटिक पढ़ाऊंगा। मैं इसलिए एक्स्ट्रा बातें चैनल पे नहीं करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट जॉब में समय का कितना कीमत होता है। कम समय में ज्यादा कंटेंट के लिए आप आते हैं तो वही आपको मिलेगा हमारे चैनल पे। तो चलिए सेशन को देखते हैं। बायोलॉजी है, फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा जंतु जगत एवं जीवन उत्पत्ति का सिद्धांत। एकमात्र सर्प जो घोंसला बनाता है, कभी आपने सुना है क्या? सांप जो है वो घोंसला बनाता है अपना? नहीं सुना ना? आज देख लीजिए, आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया है: श्रृंखला, प्रिदाकु, नागराज, करैत, कॉकरोच, सल्की, प्रिदाकु। आंसर आप देंगे नागराज। सर्पों की प्रजाति में केवल नागराज यानी किंग कोबरा एकमात्र सर्प है जो बिल में रहने के साथ साथ घोंसला भी बनाता है। याद रखिएगा, और ये बहुत जहरीला सांप है। बहुत कम सांप जहरीला, लेकिन यह जहरीला है। सूची फर्स्ट, भारतीय वन्य प्राणी जातियां को सूची 2 वैज्ञानिक नाम के साथ सुमेलित कीजिए, और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में है भारतीय वन्य प्राणी जातियां, सूची 2 में है वैज्ञानिक नाम। अगर इसे मैच कराने आप जाएंगे, एशियाई जंगली गधा कहां पे मिलेगा, तो आपका आंसर होगा सॉरी, इस कहाँ मिलेगा नहीं, मतलब इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका आप आंसर देंगे इक्कस हेमिओनस। नेक्स्ट जो है 12 सिंघा, इसको हम लोग बोलते हैं सर्वस दुबाउसेली। नेक्स्ट यदि चिंकारा की बात की जाए तो आप आंसर देंगे चिंकारा के लिए गजेला, और साथ में आप जवाब देंगे नीलगाय के लिए बोस लाफल टेग्रोकेमेलस। आप इसे अच्छे से 1-2 बार देखिए पीछे करके, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, एशियाई जंगली गधा जो है इक्कस हेमिओनस कहलाता है।
बारहसिंगा की बात करें तो सर्व दुबाऊ सेली कहलाता है। चिंकारा की बात करें तो गजेला, और नीलगाय की बात करें तो बोस लाफल टेग्रो केमेलस कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्निक है? आंसर आप देंगे भेड़िया। कहा जाता है कि भेड़िया एकल संगी होता है। एकल संगी वह जीव है जो एक समय में केवल एक ही साथी के साथ रहता है। बात समझ में आ रही है? जैसे जानवरों में हम लोग यही ना सोचते हैं कि कभी भी कोई भी मेल होगा किसी फीमेल के साथ रह लेगा, लेकिन भेड़िया में ऐसा नहीं होता है। भेड़िया किसी एक फीमेल के साथ ही रहेगी। निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, साधारण नीलहरित शैवाल स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स अलवणीय जलाशयों तथा महासागरों दोनों में ही पाए जाते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट है, गिरगिट एक आंख से पीछे की ओर तथा उसी समय दूसरी आंख से आगे की ओर देख सकता है। पूछ रहा है कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला नंबर ये गलत है, इसका दूसरा नंबर सही है। दूसरा नंबर में कहता है कि गिरगिट एक रेंगने वाला जीव है जो इसकी दोनों आंखें एक समय में अलग अलग दिशाओं में देख सकती है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए और सही सुमेलित को बताइए। तो जो सही सुमेलित है वो है आपका पहला नंबर, भीतरकनिका उड़ीसा लवण जल मगरमच्छ में पाया जाता है। ठीक है, पहला तो सही है। दूसरा अब आपका सही जो हो जाएगा ये भी सही हो जाएगा। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, नाम से ही पकड़ लिए होंगे। महान भारतीय सारंग यानी गोंडवन इसी में रहता है। ठीक है, दोनों सही है, थर्ड नंबर वाला गलत है। भीतरकनिका उड़ीसा में सुरक्षित क्षेत्र है जिसमें खारे पानी के मगरमच्छों को संरक्षित किया जाता है। इस सुरक्षित क्षेत्र में मुख्य तौर पर प्रजनन कराया जाता है। अंडरस्टैंड? सूची फर्स्ट और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। आपका आंसर हो जाएगा, उत्परिवर्तन का सिद्धांत डी ब्रीज ने दिया था। ओके, विकास का सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया है। उसके बाद सी में है आपका एक जीन एक एंजाइम की संकल्पना, ये बीटल बिक और टैटम का दिया हुआ है। और ओपेरॉन अवधारणा जो है दिया गया है जैकेब और मोनो के द्वारा। देख लीजिए अब, उत्परिवर्तन का सिद्धांत डी ब्रीज के द्वारा दिया गया, विकास का सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया, एक जीन एक एंजाइम का जो सिद्धांत है ये दिया गया है आपका बीटल बिक और टैटम के द्वारा, और ओपेरॉन अवधारणा जैकब और मोनो के द्वारा दिया गया है। अंडरस्टैंड? यहाँ पे सॉल्यूशन पे आप देख सकते हैं लिखा गया है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत डी ब्रीज ने दिया था, विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीटल और टाटम ने दी थी, और ओपेरॉन की अवधारणा जैकब और मोनोड ने दी थी। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि उसके फल खाने के बाद खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया। वह पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा एक था? तो उसको हम लोग बोलते हैं डोडो। बात समझ में आया? डोडो नामक जो चिड़िया के विलुप्त होने से मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही। डोडो का शरीर बहुत भारी था और पंख भी बहुत छोटे थे, जिसके कारण यह पक्षी खतरे के समय अपने आप को मानव द्वारा शिकार किए जाने से नहीं बचा पाया। यह पक्षी उस प्रजाति के वृक्ष में परागण करता था और उसके बीजों का प्रसार करता था।
बात समझ में आया। और इसी वजह से डोडो जो है उस वृक्ष को भी खत्म होना पड़ा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही को बताइए। सही जानना चाहते हैं, आइए पता करते हैं। फीता कृमि उभयलिंगी है जी। उभयलिंगी जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों रहता है उसको उभयलिंगी बोलते हैं, तो पहला तो सही हो गया। गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, ये भी सही बात है। गोल कृमि ऐसा गोल नहीं होता है, गोल कृमि ऐसा होता है, इस तरह के लंबा में गोल होता है, चेहरा इस टाइप का समझ लीजिए, तो ये दोनों सही है। फाइलेरिया सूत्र कृमि से होता है, ये भी सही है। गिनी कृमि एनिलिडा होता है, ये गड़बड़ है। चौथा नंबर गलत है, इसका सभी सही है, यानी बी नंबर आंसर होगा इसका। ये इंपॉर्टेंट है थर्ड नंबर वाला, ये जो थर्ड नंबर दिया गया है इंपॉर्टेंट है कि फाइलेरिया सूत्र कृमि से होता है। इस चीज को यहाँ से समझिए अच्छे से। फीता कृमि उभयलिंगी है, गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं। फाइलेरिया सूत्र कृमि से होता है, जिसको बुचेरिया बोनक्राफाइट कहते हैं। नेक्स्ट है, गिनी कृमि एक बहुत पतले और लंबे सूत्र कृमि होता है, न कि एनेलिड होता है। ध्यान रहेगा कि गिनी कृमि एक बहुत पतले लंबे सूत्र कृमि है। जैव विकास के सिद्धांत में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। सांपों में अंग लोप हो रखा है, मतलब गायब हो रखा है। इसका कारण बताएं। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, जब आप सही से उपयोग नहीं करते वो अंग धीरे धीरे आपका चला जाता है आपसे दूर, मतलब लोप हो जाता है। जैव विकास में लेमार द्वारा प्रतिपादित उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति सिद्धांत के अनुसार किसी भी जीवधारी का जो अंग अधिक उपयोग में आएगा वह दृढ़ और सुविकसित हो जाएगा, जबकि कम उपयोग होने वाले अंग निष्क्रिय एवं लुप्त होते जाएंगे। इसीलिए सांपों में अंगों का लोप होना अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिए, निगेटिव पूछ रहा है। तो पहला नंबर गलत है, तो मैं इसको काट दे रहा हूँ, इसको पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। अब पढ़ेंगे हम लोग 2 नंबर जो सही है। गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अगला कहता है, अस्थिल मछलियों में बताशय आमतौर से विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट है, उपास्थील मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। तो उपास्थील मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। अस्थिल मछलियों में बताशय आमतौर से विद्यमान होता है। गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता। पहला गलत हुआ था, उससे रिलेटेड बात यहाँ पर ये। कुछ एकाइनोडर्म को छोड़कर सभी में लिंग भेद है। निषेचन बाह्य होता है और कुछ सजीव प्रजक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, विषाणु सम एकल जन तंतु और RRN अणु से बने होते हैं। विषाणु सम एकल तंतु और RRN अणु से बने होते हैं। इसके बारे में और डिटेल जानिए। विषाणु पादपों में रोग फैलाते हैं। पादप समझते हैं, पौधा, और यह सम एकल तंतु और RNA के अणु से बने हैं। क्लियर है? अगला कहता है, प्रियन एक संक्रमण अभिकर्ता है जो कि प्रोटीन के बने होते हैं और ये मस्तिष्क में पकड़ता है। नेक्स्ट है, माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है। रिक्टेशिया में कोशिका भित्ति होती है। ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज है जो लेते रहेंगे आपके बड़ी काम आएगी। टक और माइक वास्तव में होते हैं मकरी वंश का है। जंतु जगत के संघ ऑर्थोपोडा और वर्ग आर्केनिडा में टिक और माइट आते हैं। ऑक्टोपस एक मोलस्का है, ठीक है। ऑक्टोपस वर्ग सिफेलोपोडा और संघ मोलस्का का प्राणी है। इसमें कवच नहीं होता है और यह समुद्र तल में पाए जाते हैं। वे अपने शिकार को जहरीली लार से मार देते हैं। ये अपना रंग भी बदल सकते हैं।
भारत के निम्नलिखित प्राणियों पर विचार करिए। मगरमच्छ और हाथी, इनमें से कौन सी संकटापन्न जाति है जो कि संकट में है, खत्म होने वाला है? तो आंसर आप देंगे मगरमच्छ। मगरमच्छ जो है संकट में है। रेड डाटा बुक की संकट जातियों की सूची में रखा गया है मगरमच्छ को इंडिया में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और उक्त कथन में से कौन सा सही है वो बताइए। भारत में साल यानी पेंगोलिन की प्रकार के दंत रहित स्तनपायी नहीं पाए जाते हैं, ये गलत लिखा गया है। 2 में कहता है केवल उलक यानी गिब्बॉन प्रकार का कपी ही भारत में पाया जाता है, तो ये सही है। अब इसको समझिए, भारत में केवल उल्लक प्रकार की कपी ही पाए जाते हैं, और कपी को आप जानते हैं एक बंदर का प्रजाति होता है, वैसा होता है। ये असम के वर्षा जंगलों में पाए जाते हैं। साल एशिया और अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वनों में भी पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है? एक सांप दूसरे सांप को खा जाता है, तो नागराज। नागराज का मुख्य भोजन दूसरे सांप होते हैं। इसके अतिरिक्त ये बड़े चूहे और छोटे स्तनपाइयों को भी शिकार बनाता है। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? तो एकिडना। अंडा देने वाला स्तनधारी केवल 2 है, एकिडना और प्लेटिपस। ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊँ आपको, बस इसको याद ही कर लीजिए। आप सोचिए ही नहीं कि आएगा एग्जाम में, नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी उठा के रख देते हैं। एकिडना और प्लेटिपस स्तनपायी है लेकिन अंडा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कपी नहीं है? तो कपी नहीं है लंगूर, यानी कि गिब्बन कपी है। एक सेकंड सुनिएगा, गिब्बन, गोरिल्ला और एक उटैन कपी है, लेकिन लंगूर कपी नहीं है। ये आदि बानर वर्ग में आते हैं। ये बानर में है लंगूर, और गोरिल्ला हो गया, ऑरेंग उटैन हो गया, गिब्बन हो गया, ये सभी क्या कपी आते हैं। भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन बलगुल, फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? तो यह एक तरह का चमगादड़ है। ठीक है, कहा जाता है कि चमगादड़ को उड्डयन लोमड़ी के नाम से भी जाना जाता है। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो आंसर आप देंगे सलामेंडर, अजगर और कंगारू। जीवों के विकास के क्रम में पहले सलामेंडर, उसके बाद पायथन यानी अजगर, और अंत में कंगारू आएंगे। क्योंकि जीवों के विकास के समय 350 मिलियन वर्ष पहले उभयचर आए, 300 मिलियन वर्ष पहले रेंगने वाले जीव आए, और 200 मिलियन वर्ष पहले पहला स्तनधारी प्रकट हुआ। तो आपको समझ में आ गया होगा ये सीक्वेंस कैसे है। ये कह रहा है पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का, आंसर हो जाएगा भालू है। भालू और पांडा एक ही कुल के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। पांडा और भालू एक कुल उर्साइडी के जीव है। पांडा छोटे भालू है। भालुओं को सभी संकटापन्न प्रजातियों में पांडा का रंग मेल सबसे भिन्न है। डुगोन नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? तो इसको बोलते हैं स्तनधारी है। डुगांग एक विशाल समुद्री स्तनपायी है। भोजन के लिए एक समुद्री घास के ऊपर निर्भर रहता है। 13 महीने के गर्भाधारण के बाद डुगोंग एक शावक को जन्म देता है। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार करिए। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। स्तनधारी के बारे में पूछ रहा है, तो आपका जवाब होगा समुद्री गाय और समुद्री सिंह। ये जो है स्तनधारी है समुद्री घोड़ा के अलावा। यहाँ पे क्या लिख रहा है उसको समझ लीजिए। समुद्री गाय एक स्तनधारी जीव है। यह शाकाहारी है। इसकी शरीर की लंबाई 9 मीटर तक होती है। 9 मीटर समझ रहे कितना लंबा हो गया। यह एक बड़ी सील मछली की तरह देखने में होती है। समुद्री घोड़ा एक मछली है। ये जो 2 नंबर वाला है उसकी बात कर रहे हैं।
यह एक मछली है। समुद्री सिंह भी स्तनधारी होते हैं या मांसाहारी होते हैं? तो समुद्री सिंह क्या है? स्तनधारी है, मांसाहारी है। लेकिन समुद्री गाय क्या है? शाकाहारी है और स्तनधारी जीव है, भी ध्यान रखिएगा। और समुद्री सिंह भी स्तनधारी है। और ये मछली है बीच वाला, समुद्री घोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य जीव 3 जीवों के वर्ग का नाम है? तो आंसर हो जाएगा केकड़ा। ठीक है। दीमक, मकड़ी तथा बिच्छू अरैक्निड श्रेणी से संबंधित है, जबकि केकड़ा क्रस्टेशियन श्रेणी से संबंधित है। अंतर है ना? जो ऑप्शन में दिया गया है, जैसे दीमक हो गया, मकड़ी हो गया, बिच्छू हो गया, और कैनिड श्रेणी से आते हैं, जबकि केकड़ा जो है क्रस्टेशियन श्रेणी से आते हैं। निम्नलिखित पर विचार करिए। लिखा गया चमगादड़, भालू, कृदंत यानी रोडेंट, कुतरने वाला, उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जा सकता है? तो इसका आंसर देंगे तीनों में। चमगादड़ हो गया, भालू हो गया, और कृदंत रोडेंटर्स हो गए। क्या है? इसको पढ़िए और समझने का कोशिश करिए। कह रहा है शीत निष्क्रियता के समय शारीरिक गतिविधि बंद रहती है, उपापचयी अवगमन होता है तथा शरीर का तापक्रम कम हो जाता है, श्वसन दर व हृदय गति भी कम हो जाती है। यह चमगादड़, भालू और कृंतक आदि जानवरों में पाया जाता है। भारत में पाई जाने वाली नस्ल खाराई ऊंट के बारे में अनूठा क्या है? आंसर आप ध्यान रखिएगा, इसमें देना है, सही प्रयोग मतलब चुनना है। खराई ऊंट पहला कहता है 1 नंबर में, यह समुद्र तल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम होता है। यह सही बात लिखा है। वह मैंग्रोव की चराई पर जीता है, मैंग्रोव को खाकर रहता है। ये दोनों सही है इसका, खराई ऊंट के बारे में। अब इसका फुल डिटेल ऑपरेशन यहाँ पे दिया गया है, इस सारे चीज को देखिए। यह ऊंट 3 किलोमीटर तक मैंग्रोव की खोज में समुद्र में तैर सकते हैं, इसलिए 1-2 सत्य है। कच्छ के जाट और राबरी समुदाय के सदस्य खराई ऊंट के पालक है। समझ गए? पालक है। कच्छ क्षेत्र में पाए जाने वाले खराई ऊंट बहुत ही अनोखे हैं। वे गहरे समुद्र में पानी के माध्यम से तैर सकते हैं और वनस्पतियों और अन्य खारे पौधों को खा सकते हैं। प्रजनकों ने तटीय जिलों में सावधानी से पारंपरिक चराई व्यवस्था का पालन किया। वे ऊँटों को विशेष आवास या आश्रय प्रदान नहीं करते। इस नस्ल के ऊँटों की भूमि और समुद्र दोनों पर जीवित रहने की क्षमता को देखते हुए खराई ऊँट कच्छ के शुष्क क्षेत्रों में चरवाहों के सबसे पसंदीदा विकल्प है। लोग इनके दूध का उपयोग करते हैं, जबकि नर बछड़ों को आर्थिक लाभ के लिए बेचा जाता है। मादा को पवित्र मानकर नहीं बेचा जाता। कच्छ में चरवाहों की आजीविका पर कार्य कर रहे एक गैर सरकारी संगठन सहजीवन के रमेश भट्टी कहते हैं कि एक नर बछड़े को 6,000 रुपये से 14,000 रुपये के बीच कहीं भी बेचा जा सकता है। इसे पाला भी जा सकता है। ये जंगली नहीं होते। वे गुजरात के 4 ब्लॉकों अबदासा, बुंद्रा, लखपत और बचाऊ में इसे पाल रहे हैं। क्या बात है। मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार से आए? मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार से है? तो आंसर आपका जाएगा हेगल के। मार्क्सवादी भौतिकवाद के प्रणेता हेगल नामक एक जर्मन दार्शनिक थे। कहा जाता है उनका जन्म सन 1770 में स्टुगार्ड यानी जर्मनी में हुआ था। चार्ल्स डार्विन का यह समकालीन कौन था जो जैव विकास के मामले में उसी निष्कर्ष पर पहुंच गया? तो इसको बोलते हैं अल्फ्रेड रसल वॉलेस। अल्फ्रेड रसल वॉलेस 1823 और 1913 एक ब्रिटिश जीव वैज्ञानिक थे। उन्होंने डार्विन के समान जैव विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय शोध कार्य किया। वे चार्ल्स डार्विन के समकालीन भी थे। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आंसर हो जाएगा विटेकर ने दिया था, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, जो कि 1920 से लेकर 1980 तक रहे, एक अमेरिकी पारिस्थितिकी विशेषज्ञ थे। उन्होंने जीव जगत को 5 भागों में वर्गीकृत कर दिया। पक्षियों के पंख क्या होते हैं? तो आंसर हो जाएगा रूपांतरित अग्र अंग है, यानी आगे वाला जो 2 हाथ होता है ना, या 2 पैर कहिए, वही बदल जाता है पंख में। पक्षियों के अग्रपाद यानी पैर पंखों के रूपांतरित हो जाते हैं। पक्षी नियत तापी प्राणी होते हैं। जीवन का ब्लूप्रिंट है डीएनए। जीवन को डीएनए को जीवन का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इसका कारण यह है कि इसमें जीवन संरचना, कार्यविधि और प्रजनन संबंधी दिशा निर्देश अंकन होते हैं, मतलब लिखे होते हैं। लंग फिश किसके बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है? तो एम्फीबिया और मत्स्य के बीच का यह संयोजक कड़ी है, कनेक्टिव लिंक। लंग फिश एम्फीबिया तथा मत्स्य वर्ग के मध्यम कड़ी है। यह मीन ऑस्टिक्विथीज वर्ग में संबंधित है। निम्न में से कौन सा समजात अंग है? निम्न में से कौन सा समजात अंग है? तो आंसर हो जाएगा घोड़े एवं आदमी का अग्रपाद। समजात अंग वे होते हैं जो संरचना तथा कार्य में भिन्न होते हैं परंतु उत्पत्ति के समान होते हैं, जैसे मनुष्य के हाथ तथा घोड़े का अग्रपाद। ठीक है, कार्य तो अलग कर रहा है ना, संरचना अलग है, लेकिन उत्पत्ति जो है समान है इसका, इसीलिए इसको समजात अंग बोलते हैं, जात समान है। डार्विन फिंचीज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? आंसर आप देंगे पक्षियों के लिए। चार्ल्स डार्विन ने अपनी यात्रा के दौरान कुछ पक्षियों के समूह पर अध्ययन किया। वे पक्षी गेलापेगोस द्वीप समूह में संबंधित थे। एक ही समूह से संबंधित फिंच पक्षियों के बाहरी संरचना में भिन्नताएं दिखाई दी। सन 1868 में डार्विन ने इसे स्पष्ट करने के लिए पेंजोनेसिया नामक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था? आपका आंसर हो जाएगा फेलिक्स डी हेरेल एवं फ्रेडरिक रॉबर्ट के। जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज की खोज फ्रांस वैज्ञानिक फेलिक्स डी हेरेल 1917 तथा इंग्लैंड के जीवाणु वैज्ञानिक फ्रेडरिक रॉबर्ट 1915 ने किया था, और यह है इंपॉर्टेंट। निम्न में से कौन सा कीट मनुष्य में निर्दालु व्याधि फैलाता है परंतु वन्य जीवों के लिए निरापद है और अफ्रीका में बेस्ट गेम वार्डन कहलाता है? आपका आंसर होगा सीसी मक्खी। नींद से रिलेटेड बीमारी फैलाते हैं। निद्रा रोग सीसी मक्खी द्वारा फैलता है। इसका संक्रमण अधिकतर अफ्रीकी महाद्वीप में होता है और ये गरीबी से रिलेटेड है। ये अंधेरों में ज़्यादा होता है, जो घर में अंधेरा रहता है ज़्यादातर टाइम और मिट्टी का बना हो जमीन फर्श वगैरह, वहाँ पे होता है। फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। तो आंसर देंगे आप क्या? लाल चींटी। कहा जाता है लाल चींटी शहद की मधुमक्खी, बिच्छू तथा बर्रों की डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। यह एक प्रकार का कार्बनिक एसिड है। केचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? डायरेक्शन पूछ रहा है आपसे, तो आपका आंसर होएगा अग्रगामी। केचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह अग्रगामी होता है। यह एनिलिडा संघ का सदस्य है। इसका शरीर बेलनाकार तथा खंड युक्त होता है। लंबा अगर है तो बीच में खंड 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 बना रहता है। एनिलिडा का है समूह का। नर मच्छर अपना भोजन कहां से लेता है? तो पादों का रस से, पादपों। नर मच्छर अपना भोजन पादप रस से प्राप्त करता है। 40 कथा काइटिनी बही कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? 40 का आंसर आप देंगे घोंघे। ठीक है, घोंघे बाह्य शरीर काइटिन के बने कवच से आवृत रहता है। बहुत बार सोचते होंगे ना, जो घोंघा के ऊपर जो देखते होंगे
वो क्या चीज़ का बना रहता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कवच रहता है काइटिन का बना हुआ। हम लोग का नाखून रहता है ना जिस चीज़ का बना हुआ, वैसा ही। निम्नलिखित में से कौन सा कृमि फीता कृमि होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एंटेरोबियस। टीनिया नामक कृमि एक परजीवी जंतु है। इसका शरीर फीते की तरह चपटा होता है। यह मानव दांत आंत में पाया जाता है। नाम क्या है इसका? टीनिया नामक कृमि। इसका आंसर गलत है। इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, टीनिया। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि कृमि जो है फीता कृमि होता है, तो टीनिया बोलते हैं इसको। सॉल्यूशन सही दिया गया है। टीनिया नामक कृमि एक परजीवी जंतु है। इसका शरीर फीते की तरह चपटा होता है। यह मानव आंत में पाया जाता है और इसके अलावा कई और जानवर में पाया जाता है। यह निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता है, तो इसका आंसर देंगे आप कटला। कटला नामक मीन में पाया जाने वाला पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता है। पत्ती जैसी संरचना वाले संगोलित कांगलोबेट ग्रंथि किसमें पाई जाती है, तो इसका आंसर है आपका नर कॉकरोच में। पत्ती जैसी संरचना वाले संगोलित ग्रंथि नर कॉकरोच में पाई जाती है। यह छठे उदर खंड से, गौर से सुनिए, छठे उदर खंड से लेकर 8वें उदर खंड तक फैली होती है। पांडा किसके कुल का होता है, ऐसा पहले क्वेश्चन आया है, तो हम आंसर देंगे पांडा जो है से ही कुल का होता है। पांडा भालू जो इसका उर्साइड बोलते हैं हम लोग, कुल का प्राणी है। पांडा भालू उर्साइड कुल का प्राणी है। पांडा मूलतः चीन के सिचुआत प्रांत में सांसी एवं गासू प्रांत के मध्य बर्फीला पहाड़ियों में पाया जाता है। पांडा देखने में अच्छा लगता है, लड़कियों का फेवरेट। सांपों की 20 ग्रंथियां किसके सदृश होती है, तो आंसर कहेगा कशेरुकियों की लार ग्रंथि के तरह। सांपों की 20 ग्रंथियां कशेरुकी की लार यानी सलाइवरी ग्रंथियों के समान होता है। एक ग्रंथियां सब के ऊपरी जबड़े में स्थित होता है। अगला कहा जा रहा है क्वेश्चन, ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का शारीरिक प्लान पाया जाता है जोंक के अंदर। जोंक के अंदर ट्यूब के भीतर ट्यूब जैसी शारीरिक संरचना पाई जाती है। यह हिरुडीनिया वर्ग का जीव है। हरित ग्रंथि किससे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा आपका उत्सर्जन से। हरित ग्रंथि यानी ग्रीन ग्लैंड्स ऑर्थ्रोपोडा संघ के जीवों के उत्सर्जन की संबंधित ग्रंथियां सामान्यतः इसकी संख्या 2 होती है। इसमें प्रतिस्कंद नहीं होते हैं, तो आंसर कहेंगे आप खटमल। बरनाक नामक कीट प्रतिस्कंद अनुपस्थित होते हैं। जोंक, मच्छर तथा खटमल। एक मिनट, इसका भी देखिए आंसर गड़बड़ दे रखा है, पता है आपको? बी बी के जगह पर डी देता है, लिख दिया है। इसका बी होगा। ठीक है, एक सेकंड दीजिए। ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर आप देंगे बर्रे। लिखा हुआ है बर नामक कीट प्रतिस्कंद अनुपस्थित होते हैं। जोंक हो गया, मच्छर तथा खटमल रुधिर आश्रित जीव है। जब ये जीव रुधिर धान करते हैं तब रुधिर को थक्का बनाने से रोकने के लिए इसमें प्रतिस्कंद पाए जाते हैं, ताकि जो उसने ब्लड लिया है अपने शरीर के अंदर उसमें जमे नहीं हो। निम्नलिखित में से किस उभयचर के जिह्वा नहीं होते हैं, उभयचर उसका जिह्वा नहीं होता है, सो पूछ रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, आंसर सी हो जाएगा कि इक्थियोफिश में जिह्वा का अभाव होता है। यह संघ एम्फीबिया से संबंधित है। यह प्राणी नेत्र विहीन होते हैं। देख रहे हैं ऑप्शन में क्या लिख रहा है, पागल हो गया है बुक। इन्थियोफिश में मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आंसर इसका हो जाता है कि मानव जाति के वर्गीकरण हेतु कान को आधार नहीं माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा बी। आगे कहता है निम्नलिखित में से विषम मद कौन सा है, इन चारों में से अलग को छांट दीजिए, तो आप कहेंगे मत्स्य को छाटिए। मत्स्य एक पृथक वर्ग है, जबकि वेल हो गया, शिशुक हो गया और चमगादड़ स्तनधारी वर्ग का संबंधित है।
कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करते हैं। इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो आंसर है खाद्य की कमी के एक मिनट इसको पढ़ते हैं सॉल्यूशन। मल को शुष्क अथवा, ये तो पानी के लिए ऐसा करता है, लेकिन समझते हैं। मल को शुष्क अथवा अवस्था में निष्कासित करने से शरीर से होने वाली जल हानि रुकती है। इस प्रकार का अनुकूलन मरुस्थलीय प्राणियों में पाया जाता है। ऐसे जीवों को यूरिकोटेलिक कहा जाता है। ऑप्शन पर यह परभक्षियों के विरुद्ध बचाव की कार्रवाई, जीवों का सीमित रखने का उपाय, जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन और खाद्य की कमी की समस्या निपटाना। तो आंसर डी ही हो जाएगा। खाद्य भोजन में ही आता है ना, पानी वगैरह। कुटक किसमें पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। कुटक किसमें नहीं पाया जाता है? शुतुरमुर्ग में अस्टर्नस अस्थि का कुटक नहीं पाया जाता है। यह गण स्टूथियोनिडी का सदस्य है। यह घोड़े की गति से दौड़ सकता है। यह पक्षी वर्ग की सबसे बड़ा पक्षी भी है, शुतुरमुर्ग, और सबसे बड़ा इसका अंडा होता है। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है ब्रेलिंग। ब्रेलिंग के अंतर्गत पक्षियों को उड़ान रहित किया जाता है। इसके लिए उसके पैरों को कुतरा जाता है। पक्षी और चमगादड़, एक मिनट, पंख को उसको कुतर दिया जाता है। वही मैं सोचूं पैर थोड़े ना काट देंगे, गलती में पढ़ दिया था। पर उसका काटा जाता है, पंख को छोटा कर दिया जाता है ताकि वो जब पंख चलाए ना तो उसका पंख छोटा हो गया है तो हवा उतना बांध नहीं पाता है, प्रेशर, तो उड़ नहीं पाता है। पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं। चमगादड़ पक्षी से भिन्न है। तो इसका रीजन यह है कि मध्यपट जो है ना, डायफ्राम के कारण कहा जाता है। चमगादड़ स्तनधारी वर्ग का सदस्य है। इसमें मध्यपट पाया जाता है, जबकि पक्षियों में इसके स्थान पर वायुकोश होते हैं। वायुकोश क्या होता है? हड्डियों के बीच में हवा भरे रहते हैं जिससे कि वो हल्का हो जाए। सामान्यतः जीव अपना स्थान बदल सकते हैं, किंतु निम्न में से कौन सा जीव स्थान नहीं बदल सकते हैं? स्पंज जीव होते हुए भी अपना स्थान नहीं बदल सकते। स्पंज पॉरीफेरा संघ का सदस्य है, जिसमें प्रमुख अंगों जैसे मुख हो गया, पेशियां हो गई, हृदय होगा, का भाव होता है। ये गतिहीन अवस्था में किसी आकार से चिपके रहते हैं। कहीं एक जगह ही पड़ा रहेगा, वहीं पे उसको सब कुछ चाहिए। पानी के अंदर रहता है, पानी आता जाता है, उसको भोजन वगैरह सब मिल जाता है। अगर ये पानी नहीं होता तो फिर तो संभव ही नहीं है, इसको भी चलना फिरना पड़ता है। विलोपन के कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ढोल। अब ये क्या है ढोल, इसको समझिए। तो जंगली कुत्ता, ढोल सर्वाधिक संकटापन्न परभक्षी जंतु है। यह भेड़िया से कुछ छोटा होता है। यह हिमाचल के सदाबहार वनों में पाया जाता है, ढोल कुत्ता। अकशेरुकी में नहीं होता है। अकशेरुकी में क्या नहीं होता है? नोटोकॉर्ड, पृष्ठ रज्जु यानी नोटोकॉर्ड नहीं होता है, का अभाव होता है। पृष्ठ रज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। कहा जा रहा है कि कोलंबा लीबिया किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आंसर आप देंगे कपोत यानी कबूतर का। कपोत कबूतर का वैज्ञानिक नाम कोलंबा लीबिया है। इसके पैर सल्कों से ढके होते हैं तथा उंगलियां नखों से युक्त होती है। अनाज के दाने तथा दलहनी फसलों के बीज इसके मुख्य आहार है। देखने में खूबसूरत भी होता है, लोग इसको पालते हैं, बहुत लोग इसको खा भी जाते हैं। अस्थियां किसमें बातिल होती है? तो आंसर आपका होगा पक्षियों में। कहता है पक्षी वर्ग के सदस्यों की अस्थियां मातिल यानी बातिल या मातिल बोलते हैं, द्विदृत होते हैं, जिसके कारण उन्हें उड़ने में सहायता मिलते हैं। उसका छिद्र छिद्र बना रहता है, उसके अंदर अस्थियों में हवा भरा रहता है। इसमें से बेमेल कौन सा है? मतलब चारों ऑप्शन से अलग किसको कहिएगा आप? तो इसको बोलते हैं दाद कृमि। दाद कवक जनित रोग है। दाद जो है कवक से होने वाला है, कृमि से नहीं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें त्वचा के बाहरी सतह पर लाल लाल चकत्ते जैसे उभर जाते हैं और यह माइक्रोस्पोरस तथा ट्राइकोफोटॉन जैसे कवकों के कारण होते हैं। झींगे के हृदय में क्या है भाई? झींगे के हृदय में तो आंसर कहते हैं ऑक्सीजनित रुधिर होता है। ऑक्सीजनित रुधिर होता है। झींगे के हृदय में ऑक्सीजनित युक्त रुधिर होता है। झींगा ऑर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है। इसमें श्वसन क्रिया गिल्स द्वारा होता है और ये मछली नहीं है, फिर भी लोग इसको झींगा मछली बोल देता है। निम्नलिखित में से किसमें रुधिर नहीं होता है, मतलब ब्लड नहीं होता है?
लेकिन श्वसन पर श्वसन लेता है। क्या बात है, सांस लेता है सांस छोड़ता है, तो इसको हाइड्रा बोलते हैं। हाइड्रा में रुधिर नहीं पाया जाता है, यह सिलेंट्रेटा संघ का सदस्य है। केचुआ, मछली तथा कॉकरोच में रुधिर पाया जाता है। कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा वर्णकी लवण। गिरगिट की त्वचा में वर्णी लवक पाया जाता है जो बदलते वातावरण के वर्ण के अनुरूप स्वयं को परिवर्तित कर लेता है। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है ट्रेकिया। कॉकरोच का श्वसन अंग तंत्र श्वसन नलिका या श्वास रंध्रों से निर्मित होता है। इसकी श्वसन प्रणाली स्थलीय भागों के लिए अनुकूल होती है, जलीय जीवन के लिए नहीं। जैसे ही पानी में जाता है उसके ट्रैकिया में पानी चला जाता है, श्वसन रुक जाता है, वो मर जाता है। यही तिलचट्टा का पानी वगैरह में गिरता है, वो मर जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियत तापी प्राणी है? तो वेल। कहा जाता है कि वेल, नीली वेल एक स्तनधारी प्राणी है और यह नियत तापी होता है, जबकि एकाइटिस उभयचर प्राणी है, वेल एक स्तनधारी है। निम्न में से किसमें बताशय नहीं होता है? क्या बात है, आंसर देंगे सी नंबर, उपास्थि में मछली। उपास्थि में मछलियां में बताशय यानी एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता है। ऐसे मछलियों में कॉर्थिज वर्ग के सदस्य होते हैं, यह समुद्री जल के लिए अनुकूल होते हैं। कपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? आंसर क्या देंगे? पक्षी। कपोत दुग्ध मुख्यतः कपोत वर्ग के पक्षियों में पाया जाता है। यह कपोत के क्रॉप से स्रावित होता है जो नवजात बच्चों के पोषण में सहायक होते हैं। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? ये तो आंसर दे ही देंगे आप। कहा जाता है लॉन्ग फिश एम्फीबिया तथा मत्स्य वर्ग के मध्यम की करी है। यह मीन अस्थिक्विथीज वर्ग से संबंधित है। तो आंसर क्या देंगे इसका? पृथ्वी पर विशालतम जो जीवित पक्षी है उसको हम लोग बोलते हैं एमू। एक मिनट, शुतुरमुर्ग होगा ना, गड़बड़ है कुछ। जी हाँ, मैं सही था, एमू नहीं है, आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। इससे बड़ा कुछ है ही नहीं पक्षी। कॉड निम्न में से किसकी किस्म है? कॉड निम्न में से किसकी किस्म है? तो आपका आंसर हो जाएगा मछली का। कॉड मछली का एक किस्म है, ठीक है। इसमें प्राप्त तेल यानी वसा औषधीय गुण से युक्त होता है और बहुत सारे विटामिन डी होता है, विटामिन ए होता है, तो इसलिए बहुत सारे लोगों को दिया जाता है मछली का तेल खाने को। टैबलेट आता है छोटा छोटा। निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो ब्लू व्हेल, बी है आंसर। व्हेल की लंबाई 32 मीटर तथा वजन 150 टन होता है। एक टन कितने केजी का होता है? तो आप कहेंगे सर एक टन होता है, एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं खुद भूल रहा हूँ, 1000 किलो का टन होता है ना, रुक जाइए, क्विंटल 100 केजी का था, हाँ 1000 किलो का एक टन होता है। एक 150 टन का होता है। आप समझ रहे हैं कितना विशाल हो सकता है। व्हेल की लंबाई 32 मीटर तथा वजन 150 टन होता है। इसकी त्वचा अत्यधिक वसा युक्त होती है जो ताप रोधी का कार्य करती है। डायनासोर कितने वर्ष से लिप्त है? इसका समय पूछ रहा है। तो डायनासोर तकरीबन 65 मिलियन वर्ष से लुप्त है। डायनासोर मिसिजोइक महाकल्प में जीवित थे, समाप्त हो गया। उसकी उत्पत्ति ट्राइएसिक कल्प में हुई थी तथा ये क्रिटेशियस कल्प से समाप्त हो गए हैं। 73 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताया जाए, मछली का वायु आशय एयर ब्लैडर किस रूप में कार्य करता है? तो आप कहेंगे इसका कार्य करता है सहायक श्वसन अंग में काम करता है, यानी पहला तो सही है, और द्रव अस्थैतिक अंग के रूप में काम करता है, यानी ए और बी इसका आंसर हो जाएगा, ये भी और ए भी। मछलियों में पाए जाने वाले वायु को एयर ब्लैडर जो होता है एक श्वसन अंग होता है। इसकी सहायता से तैरने में मदद मिलती है। सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? हमिंग बर्ड यानी गुंजन पक्षी कहलाता है। यह की लंबाई 3 से 5 सेमी ही होता है, एकदम छोटा सा। यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। यह पुष्पों का मकरंद तथा परागन खाता है।
जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? तो आंसर हो जाएगा जल युक्त पैर। जलीय पक्षियों के पैर जाल युक्त होते हैं। त्वचा पर तैलीय ग्रंथियां पाई जाती है जिससे शरीर गीला नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है, बैक गियर मारता है? बात समझ में आ रहा है? हमिंग बर्ड बोलते हैं इसको। एक जगह रुक सकता है, मतलब कई कहानी है इसका। गुंजन पक्षी आगे या पीछे दोनों तरफ उड़ान भर सकता है। साइज भी तो बहुत छोटा है। निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो इसको बोलते हैं कटीली चींटीखोर। कटीली चींटीखोर एक अंडज स्तनधारी जीव है। यह प्रोटोधीरिया उपवर्ग से संबंधित है। यह सरीसृप तथा स्तनधारी वर्ग के माध्यम की कड़ी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु रुधिराहारी है? तो आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी। एक मिनट, गड़बड़ है, इसका भी आंसर गड़बड़ दे रखा है। मक्खी कभी आपने देखा खून पीते हुए? जी नहीं, मक्खियां खून नहीं पीती। होती है एक दो तो प्रजाति है मक्खी का जो खून पीती है, बट घरेलू मक्खी तो खास कर नहीं। निम्नलिखित में कौन सा पशु रुधिराही है? तो आंसर देंगे मच्छर। कहता है मादा मच्छर मनुष्य तथा पशुओं का रुधिर चूसती है जबकि नर मच्छर पादप के रस चूसते हैं। बल्बर क्या होता है? नीली व्हेल की त्वचा के नीचे वसा की एक घनी परत होती है जिसे बल्बर के नाम से हम लोग जानते हैं, और कहा जाता है यह वसा की परत ठंडक से बचाती है। तो यह आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, सघन वसा की एक परत है। किस उभयलिंगी जंतु में नर निषेचन किया जाता है? आंसर हो जाएगा रेशम कीट। एक मिनट, इसका भी गड़बड़ आंसर है यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? हाइड्रा होगा। क्या करा? किस उभयलिंगी जंतु में पर निषेचन किया जाता है? हाइड्रा में पर निषेचन की क्रिया होती है। यह उभयलिंगी प्राणी है। इसका आकार 10 मिलीमीटर तक होता है। इसमें प्रजनन लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार के होते हैं। आगे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? वो जो बाहर में 2 दांत निकला रहता है ना हाथी का, राइट लेफ्ट में, उसी का पूछ रहा है गजदंत के रूप में कौन सा दांत निकल के इतना बड़ा आ जाता है बाहर? तो हाथी का ये जो होता है कृदंत। बात समझ में आया? दूसरा कृदंत जो होता है बाहर निकल के चला आता है। ग्रीष्म की अधिक उष्मा सह सकने वाला जानवर कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होगा? गधा। गधा एक ऐसा प्राणी है जो भीषण गर्मी के प्रभाव को भी झेल सकता है। यह एक भारवाही किस्म का जंतु है। निम्न में से किस कशेरुकी में बाह्य कंकाल नहीं होता है? आपका आंसर जो निकल कर आएगा उसको बोलते हैं कॉन्ड्रिक्थुइज। कॉन्ड्रिक्थुइज वर्ग की मछलियां में बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है, जैसे शार्क हो गया और डॉग फिश इसका एग्जाम्पल है। कार्टिलेज का बना होता है पूरा। रुधिर लसिका यानी लिम्फोसाइट इसमें देखी जा सकती है। तो आंसर हो सकता है इसका संघ जो हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। संधिपाद यानी आर्थ्रोपोडा में प्राणियों में पाई जाती है रुधिर लसिका। इसमें रक्त परिसंचरण युक्त यप में होते हैं। चोंच किसमें बनती है, किससे बनती है? तो आप आंसर देंगे पक्षियों की चोंच जो होती है ऊपरी तथा निचले जबड़े से मिलकर बनी होती है। भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा देहरादून में है। ये वर्ष 1906 में भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं परिषद की स्थापना देहरादून में की गई थी। नेक्स्ट है वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? तना में रह रहा है तो इसको बोलते हैं वृक्षवासी। कई जंतु वृक्षों पर निवास करते हैं, इसके लिए अनुकूलित होते हैं, इन्हें वृक्षवासी कहा जाता है, जैसे तोता हो गया और गिलहरी हो गया। उच्चतर से निम्नतर की ओर जीवों के वर्गीकरण के पदानुक्रम के स्तरों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? आइए इस क्रम को यहां से देखते हैं। पहले जगत होता है,
उसके बाद जिसको किंगडम बोलते हैं, फिर संघ होता है, फिर वर्ग होता है, क्लास, फिर गण होता है, ऑर्डर, फिर कुल यानी फैमिली, फिर वंश जीनस, फिर जाति स्पेसीज। अब इसके हिसाब से वहां पे देख लीजिए, अगर यहाँ देखेंगे फाइलम, यहाँ से मैच किया, पहला नंबर फाइलम, फाइलम के बाद आपका है क्लास, क्लास के बाद है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद है फैमिली, और फिर जीन्स, यानी पहला ही सही है। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, याद करना है आपको ये। नेक्स्ट है विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आंसर हो जाएगा डार्विन ने किया था। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। विकासवाद का कहलाने वाले यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान का नींव बना है। जीव विकास यानी एवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? कौन सा वो बंदा था? तो आंसर आप देंगे लेमार्क। एवोल्यूशन जैव विकास परिकल्पना पर पहला जो तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैक्टीस्टेट डी लेमार्क ने प्रस्तुत किया 1809 में। उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिका या जोलॉजिक छपा। इसे लेमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों का वंशागति का सिद्धांत कहा जाता है, यानी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। विकास की उत्पत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा कि विकास की उत्परिवर्तन सिद्धांत यानी म्यूटेशन थ्योरी को हॉलैंड के पादप शास्त्री यानी बोटेनिस्ट जो थे ह्यूगो डी ब्रीज ने किया था। ठीक है, ह्यूगो डी ब्रीज डी नंबर में है। इसके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाले स्पष्ट और अस्थायी वंशागत बड़ी विभिन्नता उत्परिवर्तनों के कारण होता है। जाति का पहला सदस्य जिससे उत्परिवर्तन लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्ती यानी म्यूटेंट कहलाता है। इसे अपने प्रयोग निसंदेह प्रीम रोज यानी इवनिंग प्रीमोर्स पर किया था। मानव सदृश लघुत्तम कपि है तो गिब्बन। गिब्बन हीन कपि की श्रेणी में आते हैं। यह छोटे आकार के कपि होते हैं, जबकि चिंपैंजी, गोरिल्ला एवं ओरेंगुटान बड़े आकार के कपि होते हैं तथा ये महाकपि के श्रेणी में भी आते हैं। निम्नांकित में से कौन सा कीट नहीं है, कीड़ा नहीं है, कौन सा? तो कहा जाता है मकड़ी। मकड़ी स्पाइडर वर्ग एरकीडा तथा क्रम एरेनी का एक जंतु है जो एक उदय के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों के स्त्राव से जाला बनाती है। सभी मकड़ियां परभक्षी होती है। अन्य विकल्प के जंतु कीट वर्ग यानी क्लास इंसेक्टा के अंतर्गत आते हैं। इसमें 3 जोड़ी अर्थात 6 पाद पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि एक सभी कीटों का विशेष गुण होता है। 6 पैर होता है, ध्यान रखिएगा। मकड़ी कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि इसमें 8 पाद पैर पाए जाते हैं। मकड़ी का 8 पैर होने की वजह से ये उसमें से शामिल नहीं है और सभी में 6 पैर होता है। तो पैर का सिलसिला ध्यान रखिएगा। कीड़ा जितने होते हैं 6 पैर वाले होते हैं और मकड़ी 8 पैर होने की वजह से उससे अलग है। आगे कहा जा रहा है एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या कहते हैं हम लोग? तो हम लोग उसको कहते हैं उपपरजीविता। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी आश्रित रहते उसे उपपरजीविता यानी हाइपर पैरासिटिज्म कहते हैं। दूसरा परजीवी पहले परजीवी से अपना भोजन प्राप्त करता है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा होता है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। कीवी क्या है? तो कीवी के बारे में कहा जा रहा है उड़ान अक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ये उड़ नहीं सकता, न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कीवी एक उड़ने में अक्षम पक्षी है जो मूल रूप से न्यूजीलैंड में पाया जाता है, वैसे अलग अलग जगह पर भी मिल जाता है। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह सिद्धांत उनकी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया गया था। उनका मानना था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करते रहती है धीरे धीरे। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो बस सेम नाम दीजिएगा जरा, सॉरी मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल को दीजिएगा। कहा जाता है आधुनिक अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। इन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग का अनुवांशिकी के नियम का प्रतिपादन किया था।
निम्न कथनों पर विचार करिए और सही कथन को पहचानिए। सबसे फर्स्ट ऑफर कर रहा है, डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे में ढाल देना ही नीव डार्विनवाद कहलाता है। सही है। नेक्स्ट है, नव डार्विनवाद के अनुसार किसी जाति पर कोई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है जिससे एक नई जाति बन जाती है। ये भी सही बात है। अब इसी को यहाँ पे दिया गया है, उसको समझने का कोशिश कीजिए और इसके बाद मेरा नया चैप्टर चालू होगा। डार्विन के पश्चात इसके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे में ढाल दिया गया जिसे नव डार्विनवाद कहा जाता है। इसके अनुसार किसी जाति पर कोई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है, मतलब कई कारक का, जिससे इस जाति में नई जाति बन जाती है। विविधता हो गया, क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उत्परिवर्तन, प्रकृति वितरण, जनन आदि ऐसे कारक हैं। समय हुआ 53 मिनट और हम लोगों ने एक चैप्टर 99 क्वेश्चन का हम लोग ने कंप्लीट किया। कैसा सेशन लगा, यहाँ पे मैं आपसे 1 सेकंड का चाहूँगा पॉज, और प्लीज़ कमेंट्स में कुछ अच्छा सा लिखिए अगर आपको अच्छा लगा। अगर गड़बड़ लगा है तो आप सजेशन लिख सकते हैं मुझे, मैं कोशिश करूँगा कि उसे अगले वीडियो से निवारण कर सकूँ। अगर सेशन सच में पसंद आया हो और इसी तरह का सेशन आप चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि वीडियो अपलोड जब भी हो तो आपके पास पहुँच सके। क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है, किसी एक वीडियो को कहीं से उठा लीजिए, कहीं भी आपके समय को बर्बाद नहीं किया जाता। कितना कम समय में कितना ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है, बात समझने का कोशिश करिएगा। थ्योरी के साथ क्वेश्चन 53 और 52 मिनट के अंदर कॉमन सेंस लगाइए। 100 क्वेश्चन 99 क्वेश्चन क्या संभव है, क्या कहीं होता है क्या? आप जाके चैनल भटक के देख सकते हैं, खोज के देख सकते हैं। तो अपने समय का सदुपयोग करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से बहुत सारे प्लेलिस्ट बनाए, प्लेलिस्ट जरूर देखिए क्योंकि ऐसे ऐसे प्लेलिस्ट है जो कि आपको आपके जॉब तक तुरंत पहुँचा देंगे। और कोई भी जो मैं पढ़ाता हूँ वो मैं नहीं बनाता हूँ। ये सारे जो सेट होते हैं आप जान लीजिए, ये कोई बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स, जी हाँ, मैं अपने आप को उतना बड़ा नहीं मानता हूँ। बड़े-बड़े जो इंस्टीट्यूट है उनके बनाए हुए ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपके बीच लेकर आता हूँ। तो सोचिए कि आपके एग्जाम कितना आसानी से निकल सकते हैं। और ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ पीवाईक्यूज लाने का। पीवाईक्यूज से बेनिफिट क्या हो जाता है कि ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं तो डर ही नहीं है कि कैसा क्वेश्चन है। एकदम निडर होकर आप उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है उसी टाइप का आएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2, कोशिकीय संरचना। कहता है स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा सही नहीं है। निगेटिव आपसे पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो कहा जाता है आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, ये बात गलत लिखा गया है। देखिए ये पहला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा वनस्पति उद्भव है, यानी वनस्पति पेड़ पौधों से प्राप्त होता है स्टार्च और सेल्यूलोज, सही बात है। दोनों बहुलक है, एकदम सही बात है। और दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है, ये भी सही बात है। क्या बात है, 3 बात यहाँ पे जानने को मिला और सही सही बात मिला। नेक्स्ट कहा जा रहा है स्टार्च और सेल्यूलोज की उत्पत्ति पादपों से होती है। स्टार्च पादप में संचित होता है जबकि सेल्यूलोज कोशिका भित्ति का अति महत्वपूर्ण अंश होता है। स्टार्च और सेल्यूलोज दोनों ही ग्लूकोज के बहुलक है। स्टार्च शाखित बहुलक है जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज के खंड अल्फा 0.1.4 ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़े होते हैं। सेल्यूलोज बीटा डी ग्लूकोज खंड का लंबा बहुलक है। स्टार्च में अमायोलोज की उपस्थिति आयोडीन के साथ गहरे नीले रंग के लिए उत्तरदायी होता है, लेकिन सेल्यूलोज में अमायोलोज की अनुपस्थिति की वजह से यह आयोडीन के साथ गहरा नीला रंग नहीं देता। अब यहाँ पे मारिए स्टार। ये तो रीजन आपके पास आ गया ना कि आयोडीन के साथ क्यों नहीं देता है। तो आप इसको एक लाइन फिर से मैं पढ़ने के लिए कहूंगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। स्टार्च में अमायोलोज की उपस्थिति आयोडीन के साथ गहरे नीले रंग के लिए उत्तरदायी होता है, लेकिन सेल्यूलोज में अमायोलोज की अनुपस्थिति की वजह से यह आयोडीन के साथ गहरा नीला रंग देता है। तो माइंड में ये चीज बैठा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग ऑर्गेनेल में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। जी हाँ, वो ऐसा है जो डीएनए लेकर घूमता है। देखते हैं यहां क्या दिया गया है। कहा जा रहा है कि केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। इस डीएनए को माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के रूप में हम लोग जानते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से किनकी अनुवांशिक इंजीनियरिंग का जनक माना जाता है? अनुवांशिक इंजीनियरिंग जो हुआ, इंजीनियरिंग, इसको जनक किसको कहा गया? तो पॉल बर्ग। अनुवांशिक इंजीनियरिंग वैज्ञानिक एक आधुनिक शाखा है जिसमें सजीव प्राणियों के डीएनए कोड में मौजूद जेनेटिक को अत्यधिक तकनीकी के माध्यम से परिवर्तित किया जाता है। इसके जनक पॉल बर्ग को माना जाता है, पॉल बर्ग। शीत संवेदी पादपों के झिल्ली लिपिड के होते हैं, अंडरस्टैंड? तो कहता है असंतृप्त वसीय अम्ल
शीत संवेदी पादपों की कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। पादप कोशिका झिल्ली लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। तो पहली तो माइंड में एक बात बैठा लीजिए कि पादप का जो कोशिका झिल्ली होती है, सेल वॉल, ये जो बनाता है लिपिड और प्रोटीन का बना होता है पौधों में। ठीक है, तो आंसर आप देंगे इसका उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा का होता है। असंतृप्त वसा अम्ल होता है। कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? आप आंसर देंगे इसका कि अतः परासरण की क्रिया के द्वारा कोशिका में स्फीत की घटना होती है। अतः परासरणीय क्रिया तब होती है जब कोशिका के भीतर भाग का सांद्रण बाहर की तुलना में अधिक हो जाती है। भीतर का सांद्रण ज्यादा हो गया बाहर की तुलना में, तो आंसर इसका देंगे वही परासरण। जी हाँ, यहाँ पे थोड़ा ये दोनों तरह से लिखा जा सकता है। अतः परासरण भी लिख सकते हैं और अंतः परासरण भी लिख सकते हैं। यही दोनों घटना है जिसके द्वारा क्या होता है, कोशिका जो स्फीत हो जाती है। अतः परासरण की क्रिया के द्वारा कोशिका के स्फीत की घटना होती है। अतः परासरण की क्रिया तब होता है जब कोशिका के भीतर का भाग का सांद्रण जो होता है अधिक हो जाता है। ठीक है, बाहर की तुलना से अधिक होता है सांद्रण, तब स्फीत हो जाती है। नेक्स्ट है कि युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं? दीजिए जवाब। उत्परिवर्तन का। जब किसी जीव के क्रोमोसोम की आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है तब उत्परिवर्तन घटित हो जाता है। इसमें जीव की नई प्रजाति उत्पन्न होती है। युग्मन और प्रतिकर्षण की क्रिया उत्परिवर्तन में देखने को मिलता है। यह कहा जा रहा है कि संरचना के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतः परादर्भीय जालिका एवं कोशिका कला। अंतःप्रादर्भीय जालिका तथा कोशिका कला जंतु एवं पादप दोनों कोशिका में उपस्थित होते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है तथा पादप कोशिका में यह उपस्थित होता है। कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा पाचन थैली कहलाती है? पाचन थैली के नाम से किसे जानते हैं? तो हर कोई जानता है, छोटा बच्चा लाइसोसोम बोलते हैं इसको। लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या की थैली के रूप में जानते हैं। यह कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों तथा बाह्य पदार्थों का पाचन करता है। क्षतिग्रस्त कोशिका को लाइसोसोम के एंजाइम नष्ट करते हैं और जिससे कोशिका की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन है, एलोसोम होते हैं, एलोसोम क्या होते हैं? तो लिंग गुणसूत्र को हम लोग एलोसोम बोलते हैं। मनुष्य के 23वें जोड़े गुणसूत्र को एलोसोम के रूप में जानते हैं हम लोग, जिसको लिंग क्रोमोसोम बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट के रूप में जानते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ग्री हाउस यानी पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसकी खोज सन 1886 में अल्टमैन ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है इसका लाइन। कब हुआ था से नहीं, किसने खोजा, ये इंपॉर्टेंट। अल्ट मान ने किया था। कहा जाता है यह कोशिका का श्वसन अंग है। कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पन्न होती है और संचित भी होती है। क्वेश्चन है कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें सूत्रकणिका होती ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर तो हो जाएगा शून्य। इसमें क्या पाया जाता है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड आदि मिल जाएंगे आपको। लेकिन क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाने वाला क्या है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक तथा दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग का अभाव होता है। माइंड में रहेगा। आगे कहा जा रहा है का अभाव होता है। इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, तारकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंत प्रादर्भीय जालिका नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें से ऑप्शन देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे ऑप्शन में है, तो ये तो नहीं होगा। सूत्रकणिका नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। प्रोकैरियोटिक में अभी ऊपर वाला क्वेश्चन जो था जीवाणु वाला में, उसमें भी नहीं था सूत्रकणिका। कहा जाता प्रोकैरियोटिक कोशिका में शोषण का कार्य कौन करता है? तो मीसोसोम करता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में शोषण का द्वारा ऊर्जा उत्पन्न का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करता है। यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया करने वाला है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में कोई तो करेगा, तो वो करेगा मीसोसोम। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने कोशिका की खोज की थी? तो आंसर देंगे रॉबर्ट हुक ने। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। इन्होंने कॉर्क के पतले टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी, जिसे इन्होंने कोशिका नाम दिया था।
निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो डीएनए किस में रहता है? सूत्रकनिका में रहता है, केंद्रक और हरित लवक में रहता है। यहाँ देखिए, सूत्रकनिका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, केंद्रक यानी न्यूक्लियस और हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट कोशिकांग समूह में डीएनए पाया जाता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका में किस प्रकार भिन्न होते हैं? तो कोशिका भित्ति के कारण। कोशिका भित्ति पादप में होता है। कहता है पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होते हैं क्योंकि उसकी कोशिका में बाह्य कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होता है, जो कि एक हरे पौधे में मुख्यतः सेल्यूलोज से निर्मित होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा हरे पौधे की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल हम लोग में रहता है, हरा हरा हम लोग दिखते हैं नहीं ना। अगला टॉपिक है कि जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर से सभी सजीव पादप में जंतु कोशिकाओं में केंद्रक के रूप केंद्रिका द्रव में अनियमित रूप से बिखरे हुए कोशिकांग कहलाते हैं। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव में होती है तथा शेष क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ही श्वसन अंग या पावर हाउस के रूप में हम लोग जानते हैं। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली जो होता है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाता है, ठीक है। और प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव को घेरे रखती है। कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परतों से मिलकर होता है। इसमें बाहरी और भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा निर्मित होता है। मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड या वसा द्वारा होता है। तो आंसर आप क्या देना, लिपिड और प्रोटीन दोनों से बना होता है। डी आंसर दे देंगे इसका। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो आंसर आप देंगे तिल्ली के अंदर बनता है। लसिका कोशिकाएं लिम्फ सेल्स एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, WBC, जिसका निर्माण लसिका ग्रंथि, तिल्ली, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। कहाँ कहाँ होता है? लसिका ग्रंथि में भी होता है, तिल्ली में भी होता है, थाइमस ग्रंथि और अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट लसिका कोशिका के 2 प्रमुख प्रकार होते हैं। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट लसिका के 2 महत्वपूर्ण प्रकार है। इंपॉर्टेंट लाइन था। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई जो है कोशिका है। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। यह जीवन की संरचना में भाग लेती है। इसमें जीव द्रव पाया जाता है जो प्लाज्मा झिल्ली तथा कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। मानव में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका के अंतर ही होती है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता? तो आरबीसी में नहीं होता है। यकृत कोशिका, श्वेत कोशिका, मांसपेशीय कोशिका, इन सभी में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। कहता है लाल रक्त कोशिका जीवों के श्वसन अंग के ऑक्सीजन को लेकर उसे शरीर के विभिन्न अंगों में कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करती है। लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। मनुष्य तथा जंतुओं की त्वचा कोशिकाओं में पाया जाने वाला 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के निम्नलिखित में से किसमें कौन सा सही है? इसके बारे में तो मनुष्य तथा जंतुओं की त्वचा कोशिकाओं में 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल पाई जाती है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से कोलोकैल्सिफेरॉल अर्थात विटामिन डी में बदल देता है। तो आंसर क्या कहेंगे इसका? सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से कोलेकैल्सिफेरॉल में बदल देता है। बी नंबर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और सही बताना है, ध्यान रखिएगा। विषाणु को कभी निष्क्रिय अवस्था में नहीं रखा जा सकता। नहीं, गड़बड़ है। विषाणु को निष्क्रिय क्रिस्टल रूप में रखा जाता है। ये किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइम का संश्लेषण करना शुरू कर देते हैं। सही है। यहाँ कहा जा रहा है कि विषाणु की प्रकृति सजीव तथा निर्जीव दोनों प्रकार की होती है, इसी कारण इन्हें सजीव और निर्जीव के करीब माना जाता है। इसको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की तरह बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सही बताना, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से संतति के आनुवांशिक पदार्थों में भिन्नता के कारक है? तो आंसर क्या देंगे? लैंगिक जनन हो जाएगा भिन्नता का कारण, और हो जाएगा उत्परिवर्तन। ये दोनों माना जाता है। ये नहीं, एक सेकेंड दीजिए थोड़ा सा। हाँ, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तथा उत्परिवर्तन म्यूटेशन दोनों ही आनुवांशिक पदार्थों में भिन्नता लाने के उत्तरदायी है। जीवों में होने वाले आकस्मिक परिवर्तन जिसमें से अचानक ऐसे गुण उत्पन्न हो जाते हैं जिसका पूर्वजों से कोई संबंध होता ही नहीं है। लैंगिक जनन के दौरान पारगम्य यानी क्रॉसिंग के
क्रिया अर्धसूत्री विभाजन के समय होती है, जिसमें गुणसूत्रों के भाग बदल जाने के कारण गुणों में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे युग्मकों का संयुग्मन नियमित होने के कारण भी लक्षण में परिवर्तन होते रहते हैं। देखिए होता क्या है ना, डीएनए डबल हेलिक्स का बना होता है और ऐसे ऐसे कनेक्ट रहते हैं जो गुण मान के चलिए रहते हैं अलग अलग। यही आगे पीछे चेंज होना, टूट फूट जाना, इसके वजह से म्यूटेशन हो जाता है, चेंजिंग आता है और नए जीव में बदलाव बहुत देखने को मिलता है। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे बना होता है? तो ये जो बना होता है कोशिका झिल्ली के अंदर संपूर्ण पदार्थों का जीव द्रव कहे जाते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर संपूर्ण पदार्थों को जीव द्रव के रूप में कहते हैं। यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। यह रवेदार होते हैं, जेलीनुमा अर्ध तरल पदार्थ होते हैं। यह पारदर्शी तथा चिपचिपा होते हैं। इसकी संरचना जल, कार्बनिक, अकार्बनिक ठोस पदार्थों से हुई है। इसमें अनेक रचनाएं भी होती है। तो इसका आंसर आप देंगे डी नंबर, कोशिका द्रव होता है। केंद्रक द्रव इसी के अंदर रहता है, अन्य कोशिकांग भी रहता है, सब कुछ रहता है उसके अंदर। अब यहाँ पे आइए, इस क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? नाभिक नहीं होता है और सही का पहचानना है आपको। तो आंसर देंगे आप बी, केवल 2 और 3, यानी मूल रोम में नाभिक नहीं होता है कोशिका के। और इसके अलावा, सॉरी गलत बता रहा हूं मैं, माफी चाहता हूं। कोशिका में नाभिक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, सो पूछ रहा था। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। और एक प्लेटलेट्स होता है, इसमें नहीं होता है। तो इसका कह रहा है लाल रक्त कोशिका तथा पट्टिकानु प्लेटलेट्स कोशिका में नाभिक नहीं होता है, सेंटर नहीं होता है, चिपटा होता है गोल तस्तरी के जैसा। मानव शरीर में कोशिका वृद्धि एवं विभेदन अति नियंत्रित एवं नियमित होते हैं, किंतु कैंसर कोशिकाओं में क्या हो जाता है? इन नियामक क्रिया विधियों के खराब हो जाने से सुदम यानी बिगिन एवं दुर्मम यानी मिलीगेंट, अबूर्द यानी ट्यूमर बनने लग जाते हैं। इसमें तेजी के साथ वृद्धि होने लगता है कोशिका में और ये रुकता नहीं है और वहां ट्यूमर बन जाता है और वो पास के सारे चीज को डिस्टर्ब करते रहता है। कैंसर की स्थिति में कोशिका वृद्धि तथा कोशिका विभेदन की क्रिया अनियंत्रित हो जाती है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप सुदम और दुर्गम अबूर्दों का निर्माण होने लगता है। सामान्यतः स्थिति में कोशिका वृद्धि तथा विभेदन नियंत्रित रूप से होता है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो गोल्जी का है। लाइसोसोम गोलाकार एवं कोशीय होता है। इसके चारों ओर सिर्फ एक मेम्ब्रेन होता है। ये गोल्जिकाएं अर्धद्रव्यीय जालिका से उत्पन्न होते हैं। इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। इनके एंजाइम के द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, नाभिकीय अम्ल और अन्य पदार्थ पाचन होता है। यदि ये फट जाए तो बहुत शीघ्र पूरा कोशिका पाचित हो जाता है। इसी कारण इसे आत्महत्या की थैली के रूप में भी हम लोग जानते हैं। अंतर्द्रव्यीय जालिका आवर्त राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है और यह क्लोरोप्लास्ट के भीतरी थाइलाकॉइड स्थान की ओर लक्षित होता है। इसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दोहरी परत वाली झिल्ली की कितनी सतहों से होकर गुजरना होगा? तो आंसर होगा आपका 2 सतह से गुजरना पड़ेगा। इसको अच्छे से पढ़िए। कह रहा है अंतर्द्रव्यीय जालिका आबद्ध राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है और यह क्लोरोप्लास्ट के भीतरी थाइलाकॉइड स्थान की ओर लक्षित होता है। इसके अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दोहरी परत वाले झिल्ली की 2 सतहों से होकर गुजरना पड़ता है। पोस्ट ट्रांसलेशन लक्षित प्रक्रिया बाह्य तथा अंत आवरण झिल्ली में आणविक मशीन द्वारा मध्यस्थ होती है। इसे क्लोरोप्लास्ट के बाह्य आवरण झिल्ली से ट्रांसकोलॉन यानी टीओसी तथा क्लोरोप्लास्ट के अंत आवरण झिल्ली पर ट्रांसकोलॉन टीआईसी रूप में जाना जाता है। अतः टीओसी और टीआईसी दोनों झिल्ली से युक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकने अंतर्द्रव्यीय जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण। लाइसोसोम को पाचक एंजाइम के संग्रहालय यानी स्टोर हाउस के रूप में जाना जाता है। याद रहा इसको, चिकनी मतलब इसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो द्वारा संपन्न नहीं होता, क्या नहीं होता? प्रोटीन का संश्लेषण। कहा जा रहा है कि लाइसोसोम को पाचक एंजाइमों के संग्रहालय यानी स्टोर हाउस के रूप में जाना जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहण के तरह कार्य करता है? तो लाइसोसोम हो जाएगा। और जानते हैं इसी का यहाँ पे दे रखा है, इसका सोल्यूशन यहाँ दे रखा है। लाइसोसोम को पाचक एंजाइमों के संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। और ये जो क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकने अंतर्द्रव्यीय जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है? इसका आंसर है आपका क्या? आंसर तो सही है इसका। प्रोटीन का संश्लेषण जो है ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं करता। ये तो आंसर सही है, लेकिन ये जो सॉल्यूशन यहाँ दिया गया है ना, ये इसका दिया गया है, ठीक है, इसका ऊपर दे दिया गया है, कोई बात नहीं है। निम्नलिखित जंतु उत्तकों में से कौन सा उत्तक हार्मोनों तथा ऊष्मा का परिवहन करता है और जल संतुलन बनाए रखता है? तो चलिए इसको समझते हैं। रक्त रुधिर तरल उत्तक है। यह बताइए हार्मोन तथा ऊष्मा का परिवहन करता है। जल को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाकर यह जल संतुलन भी बनाए रखता है। वसा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वसा के बारे में कौन सा सही है वो पूछ रहा है। तो कोशिका कला की रचना के लिए वसाओं की आवश्यकता होती है, पहला तो सही है। वसाएं खाद्य में से कैल्शियम का अवशोषण करने में शरीर को मदद करती है, नहीं, दिस इज रॉन्ग। क्षतिग्रस्त ऊतकों को सुधारने में वसा आवश्यक होती है, जी नहीं, प्रोटीनों करता है काम। शरीर वसाओं में उतनी तीव्रता से ऊर्जा मोचित नहीं कर सकती जितनी तीव्रता से कार्बोहाइड्रेट में करती है, भी सही है। कार्बोहाइड्रेट तुरंत आपको एनर्जी देता है, चावल दाल खाइए आपको तुरंत शरीर में एनर्जी फील होगा, लेकिन एक चम्मच घी में आपको पिला दूं आपको एनर्जी शरीर में नहीं लगेगा, आपको बाद में जाके उस शरीर में एनर्जी देता है। 1 और 4 इसका सही था और गड़बड़ था। यहाँ कहा जा रहा है कोशिका कला की संरचना के लिए वसा की आवश्यकता होती है। वसा फास्फोरस के रूप में, गौर से सुनिए, फास्फोरस के रूप में कोशिका कला में उपस्थित होता है। शरीर वसाओं को इतना तीव्र से ऊर्जा मोचित नहीं कर सकता जितना तीव्र से कार्बोहाइड्रेट से हो जाता है, क्योंकि वह पहले कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होता है फिर ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसीलिए उसमें दिक्कत होती है। वसा को पहले कार्बोहाइड्रेट में बदलना होगा फिर एनर्जी दूंगा, कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट ही है। ईस्ट मिलाने पर गुथे हुए आटे पानी इत्यादि का मिश्रण जो होता है को उठने का कारण क्या है, मतलब वो फूलने क्यों लगता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वहाँ निर्मोचन होता है, निकलने लगता है। गुथे हुए आटे में ईस्ट मिलाने से आटे का आकार बढ़ जाता है, क्योंकि ईस्ट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है और उसमें एयर बना देते हैं, एयर बबल्स। डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डों द्वारा। कहा जाता है डीएनए के 2 स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्डों द्वारा बने होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बेस के बीच में बनते हैं। एडीमीन थाइमीन के साथ 2 बॉन्ड बनता है, वहीं गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 बॉन्ड बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा मान वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? जो ऑप्शन दिया उससे बताइए। तो आप कहेंगे कोशिका कला, कोशिका द्रव और केंद्रक, ठीक है, कोशिका कला, कोशिका द्रव और केंद्रक ये सभी में पाए जाएंगे। पादप और जंतु दोनों में पाए जाने वाले अंग है, कोशिका अंगक है मतलब। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाभिक होते हैं, जी नहीं, अविकसित नाभिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक में नाभिक नहीं होता, यूकैरियोटिक में होता है। वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होता है, अभी ऊपर देखा आपने, ये सही है। यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते, गलत बात, ये दोनों चीज पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में। राइबोसोम केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, गलत बात, दोनों में होते हैं यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, ये भी गलत था। अब यहाँ देखिए और समझिए जरा। कोशिका झिल्ली जो है पादप कोशिका में उपस्थित होता है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होगा। कोशिका झिल्ली, भिल्ली नहीं, झिल्ली। कोशिका कला उपस्थित होगा दोनों में। केंद्रिका उपस्थित होगा, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा, राइबोसोम्स दोनों में उपस्थित होगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है संयोजी ऊतकों में निम्नलिखित संरचनाओं अथवा कोशिकाओं में से कौन सा एक उपस्थित नहीं होता है? तो आंसर कहेंगे तंत्रिकाक्ष, एक्सॉन। संयोजी ऊतक की कोशिकाओं आपस में जुड़ी रहती है और अंतरकोशिकीय आघात्री यानी मैट्रिक्स से धंसी होती है। हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी ऊतकों की विभिन्न प्रकार क्या क्या है उसको समझे। एरियोलर ऊतक, एडिपोज वसामय ऊतक, अस्थि कंडारा स्नायु उपास्थि
लिम्फोसाइट्स, कोलेजन फाइबर व रक्त संयोजी ऊतक के तंत्रिका कक्ष यानी एक्सॉन में उपस्थित नहीं होता है। देख रहे हैं कितना तरह का हमारे शरीर में है। और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके आंखों के सामने ये रहा, अनुवांशिक परीक्षण जेनेटिक स्क्रीनिंग के बारे में कहा जा रहा है। पहला ही हो जाएगा, किसी मनुष्य में एक विशिष्ट जीन की उपस्थिति की जांच के लिए डीएनए का विश्लेषण कहा जाता है। अनुवांशिक परीक्षण यानी जेनेटिक स्क्रीनिंग एक प्रकार चिकित्सीय परीक्षण है। इसके द्वारा किसी मनुष्य के एक विशिष्ट जीन की उपस्थिति की जांच के लिए डीएनए का विश्लेषण किया जाता है। इस परीक्षण में किसी व्यक्ति में उपस्थित किसी बीमारी या विशेष पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। और यहाँ के बाद कंकाल तंत्र आ जाता है। ये चैप्टर हम लोग नहीं करेंगे, यानी कि आज के क्लास में हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट किया है। कैसा लगा सेशन कमेंट्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं, मुझे बड़ी अच्छा लगेगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन कहूँगा प्रेस कर लेने के लिए, ताकि इसी तरह का ये सीरीज आपको मिलता रहे। क्योंकि सोच के देखिए कितने सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, इतना लंबा सीरीज है, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले। तो चैनल सब्सक्राइब करना बनता तो है, तभी तो आपको मिलेगा। और प्लेलिस्ट जाकर एक बार देखिए, वहाँ बहुत ऐसी चीज़ है जो आपके काम की है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।